प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए आपके सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से कमेंट करके बता दीजिए हमको। और आप लोग कह भी रहे होंगे कि दीपक भैया आज क्या राज है, आप खुश भी बहुत हैं। प्यारे बच्चों आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो हमारा यह परिवार एक से शुरू हुआ था ना कभी, उसको 1000 से अधिक का पहुंचा दिया है। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों मैंने सोचा कि आप लोगों ने एक कमेंट किया था कि सर भैया माइक की प्रॉब्लम है ना। तो आज हमने ये माइक की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो आप सभी लोग जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं। सभी लोग, सभी साथी लोग, मैं एक बार आप सभी के कमेंट्स को भी देख लेता हूँ कि सभी लोग करके बताएंगे भाई क्या आप सबको आवाज़ आ रही है अच्छे से कि नहीं भाई। गुरुजी, पल्लवी, राजकिशोर, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करिए और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाइए कि दीपक भैया आ चुके हैं आप सभी के सामने। हाँ जी प्यारे बच्चों, अमीषा, नितेश, प्रीतम, रामायण, नालायक स्टूडेंट, प्रांजल, प्रीतम, नीतीश, प्रीतम, कीर्ति, पल्लवी, राजकिशोर, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हमने आपको बताया था कि आज ये आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है ना। आज ये आप सभी के सामने छोटा सा एक गिफ्ट है कि आप सभी को आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हाँ जी भैया, हर्षिता यादव, रॉयल एडिट, अंजलि, सचिन, नालायक, रामायण, ऋषु, प्रियदर्शी, सभी प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग क्या करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हम करने चल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। ठीक है। एक हमारे पास एक हमारी बच्ची है, हमारी दीदी कह लीजिए। दीदी ने पता है, दीदी ने हमसे कहा था कि भैया आप इस बार इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि हम कक्षा 10वीं को पास कर चुके हैं और हम अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा हमारे पास कमेंट आया कि कक्षा 10वीं में हम लोग पास कर चुके हैं, फिर भी नहीं लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। हमारी दीदी हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस बार प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाकर इस बार मैं आप सभी को एसएसटी में टॉपर बनाने वाला हूँ। ठीक है। बस एक काम कर दीजिए, अपने भैया की बात मानकर यही क्लास का स्टेटस लगा दीजिए एक बार। जो आपके जानने पहचानने में छोटे बालक, नन्हे मुन्ने बालक होंगे, 9th या 10th में होंगे, वे सब के सब प्यारे साथी सब्सक्राइब कर लें इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को। ताकि जैसे आपने आज ये प्लेटफॉर्म को 1K का किया है, ऐसे ही प्यारे साथियों आप लोग इसको 10,000, 1 लाख या फिर 1 मिलियन का पहुंचाइए। ये सब आपके प्यार की वजह से ही संभव है। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आवाज़ आ रही सही से भाई। दीपू भैया आपका फ़ोन मुझे अच्छा लगा, प्लीज़ दे दीजिए, आपकी छोटी बहन हूँ। ले लो भैया गुड़िया। वैसे तुम नालायक स्टूडेंट हो लेकिन अब मैं क्या बोलूँ आपको मेरी दीदी हो, दीदी भी हो ना। पल्लवी, चलो एक बार जल्दी से कमेंट करो सभी लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। चिट चिट बज रहा है। पर आवाज़ आ रही है भाई, सभी को आवाज़ आ रही है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करेंगे सर। जल्दी से बोलो आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही, क्या हो गया भाई? आएगा तब आएगी क्या? क्या हो गया है, क्या है, आवाज़ नहीं आ रही।
अभी बोलेंगे एक बार जल्दी से, आवाज़ आ रही है आप सभी को? और जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कमेंट करिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। सर माई सूरज, हाँ, एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है? सभी लोग कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है? आज का सेशन अभी हम लोग शुरुआत नहीं किए हैं, ठीक है? पार्ट नंबर 3 होने चल रहा है आज, ठीक है? यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 3 है। कुछ आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या? नो साउंड, ठीक है? प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आप सभी को, ठीक है? लगता है आप लोग चाहते हैं कि पुराने माइक से ही पढ़े, ठीक है? पुराने माइक से ही पढ़ाया जाएगा। एक बार जल्दी से सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ आ रही हो तो हम लोग अपने सेशन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है? एक बार जल्दी से सभी लोग बोल दीजिए कमेंट करके कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना, बढ़िया से। चलो भाई, तो देखो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए आया था, ये नया गिफ्ट लेकर आया था कि आज मैं अपने बच्चों को नए माइक से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप लोगों ने गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, लगता है आप लोग पहले केक खाना चाहते हैं और आप लोग चाह रहे होंगे कि भैया पहले मेरा मुंह मीठा करा दीजिए तब हम गिफ्ट को स्वीकार करेंगे। चलिए पहले हम आपका मुंह भी मीठा करवा देंगे, ठीक है? लेकिन अब एक बार फिर से, जैसे जैसे अभी साथियों ने इस संख्या को बढ़ाया था, ऐसे ही संख्या को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए इस क्लास को, और ऐसे ही आपको मैं वादा करता हूं कि धमाकेदार क्लास प्यारे बच्चों इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और कहीं भी प्यारे बच्चों इस तरीके की क्लास आप सभी को बिहार बोर्ड के लिए कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हमसे पढ़कर इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में एसएसटी में प्यारे बच्चों चाहे कह लीजिए 80 में से 80, चाहे कह लीजिए 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आज बताया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद जो है हमारा पार्ट नंबर 3, इसका क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आप सभी को इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं और आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। बहुत ही आसान भाषा में, एकदम कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ, इटली के एकीकरण करता कौन थे, जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी के एकीकरण करता कौन थे, इटली के एकीकरण की समस्याएं क्या क्या थी। तो ये सारी बातें आप लोग आज एक कहानी के माध्यम से समझने वाले हो। बस मैं यही चाहता हूं कि सेशन को जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए और अपना प्यार भी प्यारे बच्चों बरसाते रहिए। ऐसे सभी लोग, मेरे जितने भी छोटे भाई बहन है, सभी लोग एक बार स्टेटस लगा दो और स्टेटस लगाकर हुंकार भर दीजिए प्यारे बच्चों, लोगों को जगा दीजिए कि दीपक भैया आ चुके हैं इस बार फिर से एसएसटी में तहलका मचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया है कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं इटली का एकीकरण। तो देखो, सबसे पहली बात है कि किसी का भी एकीकरण क्यों होगा। आप जरा सोचो, एकीकरण का मतलब होता है कि कोई दो है, दो को मिला दिया, इसे कहेंगे एक हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो एक है ना, इसी को कहते हैं एकीकरण। जैसे अभी आप लोग सोचो, दो लोग हो, आप लोग दो दोस्त हो, ठीक है? दो दीदियां बहुत लड़ती हैं। जो अगर दो लड़के हैं ना, दो लड़के कभी आपस में क्या होता है, दुश्मन नहीं होते, लेकिन अगर दो लड़कियां हैं, हमारी दो दीदी है ना, तो आपस में बहुत दुश्मन होती हैं। तो इनको जब एक कर देंगे ना, दीदी ए और दीदी बी को एक कर देंगे, तो यही कहलाएगा एकीकरण। जैसे अब जरा मेरी बात को समझिएगा, इटली के एकीकरण की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें कई स्वतंत्र राज्य में विभाजित था। मतलब इटली जो था ना, इसमें बहुत सारे राज्य थे। ये कमेंट करके आप बताओ कि इटली कितने राज्यों में विभक्त था। और इस जिससे अलगाव की भावना थी। इटली में भौगोलिक, राजनैतिक और सामाजिक बाधाएं थी, जिनमें विदेशी हस्तक्षेप
और पोप का प्रभाव भी शामिल था। जरा बात को समझिएगा, जैसे समझिएगा प्यारे बच्चों, ये इटली है, सोचो ये इटली है, मान लो ये इतना बड़ा राज्य है हमारा इटली। अभी सोचो इतना बड़ा राज्य है तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या था, इटली इतना बड़ा राज्य है, तो अभी सोचो यहां पर अब ऐसे था, देखो ये अलग से है, ये अलग 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 है। कहने का मतलब है कि ये बहुत राज्यों में विभक्त था। जैसे अभी भारत में प्यारे बच्चों देखिए, भारत में यहां पर अगर हम लोग कहें, भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में ये भाषा के आधार पर अलग थे। जैसे भारत में धर्म कई हैं, ऐसे ये धर्म के आधार पर अलग थे, किसी की संस्कृति अलग थी। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि अगर मैंने पंजाबियों की बात कर लिया तो वहां उनका त्योहार अलग हो जाता है, मुस्लिमों का त्योहार अलग हो जाता है, हिंदुओं का त्योहार अलग हो जाता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में राजनैतिक, सामाजिक और भौगोलिक बाधाएं थी। मतलब ये कहीं से भी अपने आप को एक नहीं समझ पा रहे थे। और इनमें विदेशी हस्तक्षेप भी था। विदेशी हस्तक्षेप का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था। अब ऑस्ट्रिया और फ्रांस कभी भी नहीं चाहते थे कि इनका हम एकीकरण कर पाए, कभी भी नहीं चाहते थे कि यहां के लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम जगे। तो इटली के एकीकरण की ये भी कुछ प्रमुख समस्याएं थी। और सबसे प्रमुख समस्या भाई इटली के एकीकरण की क्या थी, तो वो पोप था। कौन? पोप। पोप का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, पोप का मतलब क्या होता है बेटा? पोप का मतलब होता है, पोप कौन होता है? तो पोप होता है ईसाई धर्मगुरु। कौन? ईसाई धर्मगुरु। ठीक है, जैसे यहां पर अपने यहां भारत में प्यारे बच्चों मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, है ना, ऐसे ही ईसाई धर्म के जो प्रमुख थे उनको हम लोग बोलते हैं पोप। ठीक है, तो देखो अभी जैसे अगर ये इटली है, ये इटली है, ये है उत्तरी इटली, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है उत्तरी इटली। ठीक है, और नीचे क्या है? दक्षिणी इटली है। क्या है नीचे? दक्षिणी इटली है। क्या है? दक्षिणी इटली है। तो प्यारे बच्चों बीच में कौन बैठा था? बीच में बैठा रहा भैया कौन? पोप। बीच में कौन बैठ गया? पोप बैठ गया। ये चाहता था कि हमारे जो इटली का एकीकरण हो वो किसके आधार पर हो? इटली का एकीकरण धर्म के आधार पर हो। किसके आधार पर हो भाई? धर्म के आधार पर हो। ये नहीं चाहता था कि हम इटली, उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली को मिलने दें। ये चाहता था कि हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहें बस, और किसी भी धर्म को हम नहीं रहने देंगे इटली में। कौन चाहता था भाई? पोप। तो ये पोप भी प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण में क्या था? बाधा था। जल्दी से बोलो, इटली के एकीकरण की बाधाएं समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई। अनुराग, वाल्मीकि, मनीष, गौरव बाबू, जल्दी से बोलो, सभी लोग कमेंट करो। चल, अगर आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्याएं बताइए, ये प्रश्न पूछेगा, इटली के एकीकरण की समस्याएं बताइए। अच्छा, एक चीज आप लोग भी समझ लीजिए, सर ऐप में फर्स्ट चैप्टर कब से पढ़ाएंगे? बहुत जल्द पढ़ाएंगे, बस ऐप की लॉन्चिंग जैसे ही करेंगे उसके बाद प्यारे बच्चे आपको हम पढ़ाना चालू कर देंगे। और प्यारे बच्चों आप लोगों के कई कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उस कमेंट्स का भी जवाब देना चाहता हूं कि बहुत सारे प्यारे बच्चों बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे, जैसे अनुराग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अनुराग भैया आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल से एक हैं। ठीक है, आपका जो प्रश्न है, बहुत सारी चीजों को हम आपसे कह नहीं सकते क्योंकि कैमरे के सामने होते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं आपसे। बस ये समझ लीजिएगा कि जब तक आपके भैया हैं, चाहे वो दीपक भैया हो, चाहे और भी टीचर हो, आपको जी जान से दिल लगा के प्यारे बच्चों मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे। और आपका काम सिर्फ एक है, पढ़ना। अगर प्यारे बच्चों आप पढ़ाई के अलावा हर चीज पर फोकस करेंगे तो ये पढ़ाई में आपकी एक बाधा है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। आप जिन शिक्षक से पढ़ना चाहते हो, जो भी आपके फेवरेट हैं, जिनसे भी पढ़ना चाहते हो, वो जहां भी पढ़ाते हैं, आपका काम सिर्फ है पढ़ना। प्यारे साथियों, मैं बड़ा भाई होने के नाते इतना ही कहता हूं कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए बस। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने कह दिया बेटा एसएसटी, जब भी एसएसटी शब्द आए ना तो एसएसटी मतलब बोल देना दीपक सर, बस। जैसे कहते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने प्यारे बच्चों, क्या ठंडा मतलब क्या होता है? तो ठंडा मतलब बोलते हैं कोका कोला। क्या ठंडा मतलब कोका कोला ही होता है? और नहीं है ब्रांड है, पेप्सी भी है, कोका कोला भी है, थम्स अप है, लेकिन जब भी बोला जाता है थम्स अप मतलब
ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे एसएसटी मतलब दीपक सर। इतना आप सभी को याद रखना होगा, इसी वर्ष मैं बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों दिखाऊंगा, एसएसटी मतलब दीपक सर। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, आप सभी से ये प्रश्न पूछता है 2 नंबर में। क्या 2 नंबर का प्रश्न पूछता है भैया? 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि इटली के एकीकरण की, इटली के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। ये प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों आप सभी से। प्रश्न पूछता है इटली के एकीकरण की चुनौतियां कौन थी, या फिर इटली के एकीकरण की बाधाएं कौन कौन सी थी। कल कई बच्चों ने मेरे पास प्यारे बच्चों क्या किया था ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के भेजा था। कई बच्चों ने मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के भेजा था और मैंने उनकी कॉपी को जांचा और उनको बताया कि आप लोग अपने परीक्षा में कितने मार्क्स पा सकते हो। अगर आप लोग भी प्यारे बच्चों चाहते हो, अगर आप लोग भी हमसे चाहते हो कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमको लिख कर भेजें, मैं एक एग्जामिनर की तरह आपकी कॉपी को जांचूं और आपकी कमियों को बताऊं, तो आप लोग हमारे पास उसको क्या कर दीजिए, टेलीग्राम पर ही भेज दीजिए। मैं आपके एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जांच के आपको उत्तर बताऊंगा और आपकी कमियों को बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा इटली के एकीकरण की चुनौतियों के बारे में, तो सबसे पहले चुनौती जो आती है वो क्या थी भाई? विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप जो है ये सबसे पहले चुनौती थी। क्या कारण था विदेशी हस्तक्षेप का? मतलब भाई ऑस्ट्रिया और फ्रांस का, क्या भाई? ऑस्ट्रिया और फ्रांस का क्या था? हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये 2 विदेशी देश ऐसे थे प्यारे बच्चों, ये 2 देश ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। और अगर मैं एक बात करूं प्यारे बच्चों, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा, इटली के लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम जग जाएगा, तो ऐसे ही अग्नि हमारे यहां ऑस्ट्रिया में भी होगी और ऐसे ही फ्रांस में भी होगी। और फ्रांस में शासक था नेपोलियन। फ्रांस क्यों नहीं चाहता था भाई कि इटली का एकीकरण हो? क्योंकि प्यारे बच्चों, फ्रांस ने इटली के राज्यों को जीत रखा था। अगर इटली में लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम जगेगा तो नेपोलियन को भी देश छोड़ के जाना पड़ता। इसीलिए नेपोलियन भी कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो जल्दी से बताओ, आप सभी को यह बात समझ में आ गई कि विदेशी हस्तक्षेप क्या था? कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस कभी भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया का प्यारे बच्चों चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो कौन था? मेटरनिख था। ठीक है, मेटरनिख और नेपोलियन कभी भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों दूसरे कारण की, तो वो क्या था दूसरा कारण? तो दूसरा कारण था भाई पोप का प्रभाव। पोप का मतलब था प्यारे बच्चों ईसाई धर्मगुरु। ईसाई धर्मगुरु जो थे ना, ये चाहते थे, धर्म गुरु ये चाहते थे कि धार्मिक आधार पर क्या हो? इटली का एकीकरण हो, धार्मिक आधार पर हो। इसी कारणवश प्यारे बच्चों, इसी कारणवश जो इटली में रहने वाले और अन्य धर्म के लोग थे ना, जो अन्य धर्म के लोग थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। तो बताओ, एक ही देश में रहने वाले अलग अलग व्यक्ति अगर नाराज होंगे तो क्या प्यारे बच्चों उस देश का एकीकरण हो पाएगा? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। बोलो जल्दी से, सभी लोग बोलिए भाई। चलिए अभी जरा समझिए। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर तीसरे कारण की बात करूं, तो तीसरा कारण था आर्थिक विसंगतियां। आर्थिक विसंगतियां, तो देखो यहां पर प्यारे बच्चों आर्थिक का मतलब हमेशा होता है पैसे से, ये मतलब याद रखिएगा। यहां प्यारे बच्चों इटली में जो कर थी ना, कर प्रणाली थी, ये भी बहुत अलग थी। कर प्रणाली अलग थी। जो गरीब जनता थी प्यारे बच्चों वो टैक्स देना पड़ता था, अमीर वर्ग को इसमें टैक्स फ्री कर रखा था। तो ऐसे में प्यारे बच्चों जनता में भी क्या था? रोष था। इसमें जनता में भी क्या था? रोष था। अमीर और गरीब में जनता बढ़ गई थी। तो सीधी सी बात है कि जहां पर अमीरी गरीबी होगी, जहां पर धार्मिक आधार पर बंटवारा होगा, जहां पर विदेशी शक्तियां लगी होंगी, तो क्या बताओ आप उस देश का एकीकरण हो पाएगा? नहीं प्यारे बच्चों, नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी क्या थी? इटली के एकीकरण की चुनौतियां थी। क्या क्या भैया? तो विदेशी हस्तक्षेप मतलब ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप। अब मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं
मैंने यहां पर आपके लिए क्या काम किया प्यारे बच्चों, समझाने का प्रयास किया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है भैया, प्रश्न है, प्रश्न मैं आपको लिख कर दे रहा हूं 2 नंबर का, इसको लिखकर आप भेजना। क्या बोलोगे, इटली के एकीकरण की समस्याएं बताओ। इटली के एकीकरण की 2 समस्याएं, इटली के एकीकरण की 2 समस्याएं बताइए, 2 समस्याएं बताइए। ये दो नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप सभी को पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा और HW देता रहूंगा। अब आप लोग को लग रहा होगा गुरुजी अभी समझ में तो आ गया, बाद में नहीं समझ में आता है, तो बाद में मैं कहानी की तरह जिस तरीके से समझाया हूं उसको प्ले करो और प्यारे बच्चे आप लोग इसका आंसर लिखकर भेजेंगे मेरे पास, मैं जांचूंगा आपकी कॉपी को। ठीक है, बोलो भाई, ऐप लॉन्च करिए, बिल्कुल सलोनी गुड़िया लॉन्च करेंगे। एक बार जल्दी से तुम लोग कमेंट करो, आप लोग कमेंट करके हमको ये बताइए क्या सभी ने स्टेटस लगाया। मेरे पास सबका नंबर सेव है, मेरे पास सबका नंबर सेव है, अगर स्टेटस नहीं लगाया होगा ना भैया गुस्सा करेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, चलो अभी जरा समझिएगा भाई, इसको लिखकर आप लोग हमको दीजिएगा। ये थी समस्याएं, इटली के एकीकरण की क्या थी भाई, समस्याएं थी। अगर मैं बात करूं भाई, इटली के कुछ एकीकरण की और भी समस्याएं थी। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विदेशी हस्तक्षेप था, यहां पर इटली के एकीकरण की अगर समस्याओं के बारे में बात करूंगा तो क्या था भाई, विदेशी हस्तक्षेप था। जैसे ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप इटली के एकीकरण में बड़ी बाधा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख और फ्रांस का शासक नेपोलियन कभी भी नहीं चाहते थे कि इटली में लोगों के मन में अपने देश के प्रति में प्रेम जगे। समझ में आई बात। अगर मैं दूसरी बात करता भाई, दूसरे की अगर बात करता तो पोप का प्रभाव, पोप का प्रभाव मतलब देखो रोम प्यारे बच्चों, इटली की राजधानी क्या थी, रोम। तो रोम पर क्या था, पोप के प्रभाव में थी, जो अपने नेतृत्व में धार्मिक एकीकरण करना चाहते थे कि मात्र हमारे इटली में प्रोटेस्ट धर्म के, कौन सबसे ज्यादा धर्म वाले कौन थे बेटा, प्रोस्टेट, ये धर्म के लोग ज्यादा रहे हमारे यहां, तो और धर्म के लोग क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ये भी कारण था। अगर मैं तीसरी बात करूं प्यारे बच्चों, भौगोलिक विखंडन की, तीसरा कारण क्या है भाई, भौगोलिक विखंडन। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था कि इटली जो है ना कई स्वतंत्र राज्यों में, मतलब यहाँ के अलग राज्य, यहाँ का अलग शासक, यहाँ का अलग शासक, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, तो ये अलग अलग शासक थे प्यारे बच्चों। तो ये 3 कारण थे इटली के प्यारे बच्चों एकीकरण में प्रमुख समस्याएं, इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्याएं। बोलो जल्दी से, समझ में आया भैया। नीचे का लाइन नहीं दिख रहा है, अच्छा भाई आकाश कह रहे हैं कि नीचे का लाइन नहीं दिख रहा है, चलो दिखेगा भाई, नीचे का लाइन भी दिखेगा, चिंता मत करो। लो नीचे का लाइन दिखा दिया आपको, अब दिखेगा नीचे का लाइन, नहीं दिखेगा तो इस तरीके से दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करना। ठीक है, अब दिख रहा है ना, चलो अभी समझिएगा बात भाई। मैंने आप सभी को बता दिया विदेशी हस्तक्षेप के बारे में, भौगोलिक विखंडन के बारे में और पोप का प्रभाव। ठीक है, तीनों बातें आप सभी को समझ में आई। जल्दी से एक बार कमेंट करो, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, दिख नहीं रहा है कमेंट। चलिए अब आगे हम लोग अगला देखेंगे भाई। अभी देखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों इटली में नेपोलियन का क्या प्रभाव था, है ना, इटली में नेपोलियन का क्या प्रभाव था, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों नेपोलियन का प्रभाव, नेपोलियन ने प्यारे बच्चों एक संहिता लाई थी, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके। नेपोलियन ने एक संहिता लाई थी, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कब लाई थी ये नेपोलियन संहिता प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूंगा तो कब लाई गई थी, जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि इसने क्या किया, नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्य में, क्या, सिस्पाइन, लिगुलियन और प्यारे बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं, सिस्पाइन, लिगुलियन और प्यारे बच्चों ट्रांसपेडन, इसने क्या किया प्यारे बच्चों, देखो समझिएगा बात को, बहुत आराम समझिएगा। इसने जब नेपोलियन की विजय हो जाती है इटली में प्यारे बच्चों, नेपोलियन का शासन आ जाता है, तो ये क्या करता है, इटली को 3 राज्य सिस्पाइन, लुगुलियन और ट्रांसपेडन में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। और जैसे ही प्यारे बच्चों नेपोलियन की हार हो जाती है, फिर से इटली को उसी अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अभी तो नेपोलियन जीत गया, तो इटली को क्या कर दिया, जो बड़ा बड़ा भूभाग था उसको कहा कि 3 बड़े राज्यों में हम इसको क्या कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं। क्या क्या नाम था, तो सिस्पाइन था, लिगुलियन था और ट्रांसपेडन था भाई। अगर मैं, हाँ भाई वियना कांग्रेस, नागरिक संहिता सलोनी करें 1804 में, हाँ गुड़िया। अभी देखो दूसरा इसने क्या किया, नेपोलियन ने प्यारे बच्चों इटली में प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार का मतलब होता है कि जैसे अगर आप लोग देखो अभी बिजली विभाग के ऑफिस में चले गए, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले गए, वहां कितना भ्रष्टाचार होता है ना,
ऐसे ही नेपोलियन ने प्यारे बच्चों क्या किया, इटली में प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार का मतलब है क्या, नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को सुधारा, पूरे क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। जैसे अभी सोचो 1 2 3 4 5 इटली के ये 5 राज्य है ना, तो इसने कहा, नेपोलियन ने कहा कि भैया ये 5 के पांचों राज्य ना एक ही शासन करेगा। इस पर जो शासक होगा ना, जो शासक होगा, 5 का शासक अलग अलग नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। तुम पांचों को काम करेगा, काम पड़ेगा तो इसी के पास जाओ, इसी के पास जाओ, सभी के सभी लोग जो है इसी शासक के पास जाओ। मतलब कहने का मतलब प्यारे बच्चों, पूरे क्षेत्र को एक शासक के अधीन कर दिया था। किसने कर दिया था भैया, तो नेपोलियन ने कर दिया था। अब इसने तीसरा कार्य क्या किया, नेपोलियन ने प्यारे बच्चों इटली में तीसरा कार्य क्या किया, तो इन सुधारों ने इटली में राष्ट्रीय जागृति लाने में मदद की। कहने का मतलब है, अब सोचो जरा, भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, सड़कें बनी हुई है, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, लोगों को आने जाने में सुगम यात्रा मिल रही है, अर्निंग मतलब या पैसा भी अच्छे से कमा पा रहे हैं, तो सभी लोग अच्छे से जी पाएंगे। जब किसी देश में लोगों के रहने का जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा, तो इसका मतलब है कि भैया, इसका मतलब है कि वह शासक जो है ना, अच्छा शासक है, हमारे देश के प्रति हमारे मन में प्रेम भी जग पाएगा। यही कारण था, यही कार्य किए थे प्यारे बच्चों नेपोलियन ने। जल्दी से बोलो, सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। अभी देखो, नेपोलियन ने इतना चेंज किया इटली में, नेपोलियन ने क्या किया, इतने सारे चेंजेस लेके आए इटली में। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूंगा, वियना कांग्रेस होता है। अब बताओ वियना कांग्रेस कब होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे लाल, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो भाई, वियना कांग्रेस होता है 1815 में। देखो, नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन की हार प्यारे बच्चों कब होती है, वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में प्यारे बच्चों नेपोलियन की हार हो जाती है। और 1815 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन होता है। सभी 4 बड़े देश, कौन कौन से भाई, 4 बड़े देश प्यारे बच्चों, जिसकी मैंने ट्रिक बता रखा है, प्रैब। जिन बच्चों ने अभी तक मुझसे ये प्रैब वाली ट्रिक नहीं पढ़ा है ना, ये 4 बड़े देश हैं। मुझसे पढ़ने वाला व्यक्ति, मैं जान जाऊंगा कि उस व्यक्ति ने मुझसे ही पढ़ा है। जब भी मैं बोलूं कि भैया वियना कांग्रेस में सम्मिलित देश की संख्या बता दीजिए, तो वो बोले गुरुजी 4 और प्रैब। क्योंकि इस बार 2025 की परीक्षा में आया था, 2025 की परीक्षा में आया था, बच्चों ने ऐसे लिख दिया था ऊपर, पता है, पेपर के ऊपर ही लिख दिया था ऐसे प्रैब, ऐसे लिखा था प्रैब। हमने कहा ये बच्चा तो मुझसे ही पढ़ा है भाई, ठीक है। तो जरा समझिएगा बात को, वियना कांग्रेस के द्वारा प्यारे बच्चों क्या परिवर्तन किया गया, तो इटली को प्यारे बच्चों पुराने स्वरूप में लाया गया। क्या लाया गया, पुराने रूप में प्यारे बच्चों इसको क्या करा दिया गया, वापसी करा दिया गया। मतलब जो 3 प्यारे बच्चों अलग, जो 3 बड़े बड़े राज्य प्यारे बच्चों नेपोलियन ने बनाए थे ना, यहाँ पर जो 3 बड़े बड़े राज्य सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडन को बनाया था, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस ने इटली को पुराने रूप में, मतलब प्यारे बच्चों जैसे अलग अलग राज्य में, जैसे अलग अलग राज्य अपने अनुसार शासन चलाते थे, उसी में फिर से परिवर्तित कर दिया, पुनः राजा वाली व्यवस्था ला दिया, गणतंत्र को हटा दिया। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करेंगे पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण, इटली के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या था भाई, कदम था, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो वियना कांग्रेस था ना, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई कि पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण हो गया। पिडमाउंट और सार्डिनिया लिख लीजिए, कई बार प्यारे बच्चों ना जब पिडमाउंट नाम आता है ना, तो आप लोग सोचते हो किसी का नाम है। पिडमाउंट प्यारे बच्चों एक राज्य का नाम है। क्या है, एक इटली के राज्य का नाम है, समझ लीजिए, देश के बराबर समझिएगा। पिडमाउंट क्या है, देखो, सार्डिनिया और पिडमाउंट का क्या एकीकरण कर इटली के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यही सार्डिनिया और पिडमाउंट का जब एकीकरण हुआ, तो लगने लगा कि अब हम इटली का एकीकरण को देख पाएंगे। चलो अभी हम लोग समझेंगे भाई नागरिक आंदोलन के बारे में। नागरिक आंदोलन क्या था भाई, 1820 में हुआ था, इटली के नागरिकों के द्वारा चलाया गया, इसीलिए इसे नागरिक आंदोलन कहते हैं। देखो 1820 ईस्वी से ही, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, दिखा देता हूं, देखो 1820 ईस्वी से ही, 1820 ईस्वी से ही इटली में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। मतलब हमारा देश कानून के अनुसार चले, हमारा देश कानून के अनुसार चले, इसीलिए नागरिकों ने ही आंदोलन करना चालू कर दिया राजा के विरुद्ध, और यही कहलाया प्यारे बच्चों नागरिक आंदोलन। ऐप लॉन्चिंग कीजिए भैया, सलोनी गुड़िया, हाँ करेंगे भाई सर, और टीचर्स कहाँ हैं, हाँ प्यारे बच्चे, ये तो बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऐप नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर पे, प्रियांशु भैया आपको ऐप मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा,
ठीक है, ऐप मिल जाएगा। और कल की जो क्लास है प्यारे बच्चे, वो क्लास भी शेड्यूल कर दी गई है, आप लोग उस क्लास को भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, बिल्कुल परेशान न होइएगा। आप लोग के मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों, हमको पता है कि हमको जवाब क्या देना है और कब देना है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग जब भी हो अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिएगा भाई, ठीक है, अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिए और ऐसे ही हमारे साथ मिलकर पढ़ते रहिए। आपकी पढ़ाई का जिम्मा अगर हमने लिया है तो उसको उठाएंगे और भरपूर तरीके से निभाएंगे भी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अनुराग कुमार, ठीक है। चलो भाई, अभी हमने इसको समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में प्यारे बच्चों एक व्यक्ति था मेजनी, ठीक है, मेजनी के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग आपसे बात करेंगे प्यारे बच्चों इटली के एकीकरणकर्ता के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों इटली के एकीकरणकर्ता के बारे में, तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। अगर इटली के एकीकरणकर्ता के बारे में पूछूंगा भैया, तो 3 व्यक्ति थे इटली के एकीकरणकर्ता, ठीक है। इटली के अगर एकीकरण में प्रमुख व्यक्तियों के योगदान के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो इटली के एकीकरणकर्ता प्यारे बच्चों 3 थे। पहला नाम आता है जो सबसे बड़ा आता है विक्टर एमेनुएल का, ठीक है, विक्टर एमेनुएल का आता है प्यारे बच्चों। ये कहाँ का शासक था प्यारे बच्चों, ये आप कमेंट करके हमको बताओगे, विक्टर एमेनुएल कहाँ का शासक था, ठीक है, विक्टर एमेनुएल। और दूसरा नाम आता है प्यारे बच्चों काबूर, और तीसरा नाम आता है मेजनी, और चौथा प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, देखो पूछेगा इटली के एकीकरणकर्ता कौन नहीं है, इटली के एकीकरणकर्ता कौन नहीं है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा, एकीकरणकर्ता नहीं है, ठीक है, इटली के एकीकरणकर्ता कौन नहीं है, इस तरीके से प्यारे साथियों आप सभी से प्रश्न देता है। तो उसके बाद होता क्या है, चौथा ऑप्शन देता है, चौथा ऑप्शन देता है क्या, गैरीबॉल्डी, ठीक है। यहां पर क्या देगा बेटा, बिस्मार्क दे देगा, बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क दे देगा। तो जरा बिस्मार्क अगर दे दिया है प्यारे बच्चों, तो बिस्मार्क वाला क्या हो जाता है, नहीं होता है। यही ऑप्शन बताओगे, ये जर्मनी का एकीकरण करता था, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करता था कौन, बिस्मार्क, ठीक। ये तीनों कौन थे प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण करता थे, किसके थे, इटली के एकीकरण, ठीक है। प्रसा का शासक था, अच्छा भाई प्रसाद का शासक था। चलो भाई जरा समझिएगा बात को, देखो इटली के एकीकरण में कर्ता में मेजनी, काबूर और विक्टर एमेनुएल जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन नेताओं ने अपनी विचारधारा, कूटनीति और नेतृत्व क्षमता से सबको एक राष्ट्र बनाने में मदद किया। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण में पहला कदम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला कदम देखेंगे। पहला कदम प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेजनी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ सभी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आपके क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं क्या ये आपके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, क्या आपको लग रहा है कि हमारे भैया मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कि नहीं, इसको सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलो भाई अभी जरा समझो, मेजनी के बारे में अगर कहा जाए प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछता है कि मेजनी कौन था, तो कौन था भाई, तो क्या बोलोगे, एक साहित्यकार था और गणतांत्रिक समर्थक था। गणतांत्रिक समर्थक का मतलब क्या हुआ कि मेजनी जो है प्यारे बच्चों चाहता था कि हमारे देश में जनता के पास अधिकार हो, हमारे देश की जनता के पास अधिकार हो, जनता ही हमारे देश में क्या करे, राजा के नेतृत्व करे, जनता ही अपना चुनाव, अपना शासक जनता ही चुने, ठीक है। तो ये गणतंत्र का समर्थक था, यानी प्रजातंत्र का समर्थक था भाई। अगर मैं बात करूं तो मेजनी एक साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, और क्या था भाई बच्चों, योग्य सेनापति था। ये आप सभी से पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा 2 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, मेजनी कौन था, इस तरीके से, मेजनी कौन था, ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न है भाई, क्या बताओगे, सिर्फ इतना लिखोगे 2 नंबर पा जाओगे, ठीक है, और नहीं लिख पाओगे तो 2 नंबर कट भी जाएगा। क्या लिखोगे, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें एक आदर्शवादी गुण और अधिक व्यवहारिक गुण कम थे, मतलब जो हमारे देश के लिए अच्छा है वो हम अच्छा मानेंगे, हम आपसे बहुत ज्यादा व्यवहार, मतलब कहते ना कि भैया वो तो बहुत घुलनसार हैं, जहां देखो वो नमस्ते ही करते रहते हैं, और एक व्यक्ति होता है प्यारे बच्चों आपसे नमस्ते नहीं करता लेकिन आपको मानता है, ठीक है। तो इस प्रकार का था कौन, मेजनी, दूसरे प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है। मेजनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। लव यू दीपू भैया, भाई आपका नाम तो बहुत अच्छा है। चलो भाई अगर आपने ऐसा बोल दिया है तो मैं मान लेता हूं, लिख लेना प्यारे बच्चों कि मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्या, मसीहा कहा जाता है, ऐसे लिखना, मेजनी जो है ना इटली के
इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? मेजनी को कहा जाता है। देखो अब याद कैसे करोगे, बहुत कुछ आप लोग भूल जाते हो, हमको पता है ना। देखो माँ से मसीहा और माँ से मेजनी याद रखना, बस याद हो जाएगा। माँ से मसीहा और माँ से मेजनी, इटली के एकीकरण का मसीहा, माँ से मेजनी। लो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है सर, आप हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई मैं ज्योग्राफी को बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। पहले पढ़ाऊं तो सही, कल मैंने ज्योग्राफी की क्लास लगा के रखी है। आपने इससे पहले इस तरीके से ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ। तुम चाहे 10th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 11th में हो, कल ज्योग्राफी केवल पढ़ के देख लेना और समझ लेना केवल मैं आज आया हूं और मुझे 1 मिनट बोर होना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बोर नहीं होने दूंगा आपको। ठीक है चलो भाई, सर 9th का एग्जाम है, कुछ प्रैक्टिस करवाइए, 20 को है SST का पेपर। हाँ भाई, इरशाद याद है हमको। मैं आप सभी के लिए प्यारे बच्चों हिस्ट्री का, हिंदी का, साइंस का पूरा ऐसे करके क्या करूंगा, पूरा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है 9th का पूरा प्यारे बच्चों आपको कराया जाएगा, चिंता मत करिएगा। अभी देखो एकीकरण का स्वप्न। प्यारे बच्चों ये जो मेजनी था ना, इसने सोचा था कि हम इटली का एकीकरण अपनी आंखों के द्वारा देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा देश में भी देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जाए, और ये जो हमारा इटली इतने विभिन्न राज्यों में विभक्त है, हम इसको एक कर सकें, इनका एकीकरण हम भी देख सकें। इसने प्यारे बच्चों सबसे पहले इस एकीकरण की दिशा में प्रयास किया। मेजनी एक संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य यानी कि प्यारे बच्चों जनता वाला राज्य, जनता जहां पर अपने शासक का चयन करे उस तरीके का राज्य बनाना चाहता था। लेकिन विचारों के टकराव के कारण एकीकरण का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों इसके विचार और इसके और अन्य राज्य के शासकों के विचार आपस में नहीं मिले, टकराव हुआ और यहां पर क्या हो गया, नहीं हो पाया इटली का एकीकरण। और प्यारे बच्चों इटली का एकीकरण न होने पाने का कारण क्या था पता है? इसकी हार हो जाती है। क्यों हार हो जाती है भाई? ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया मैंने आप सभी को क्या बताया था कि ऑस्ट्रिया जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ऐसे में प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, जिससे मेजनी की पुनः हार हो गई और वह पलायन कर गया। प्यारे बच्चों मेजनी को देश छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि जो जनता विरोध कर रही थी, जनता राजाओं का विरोध कर रही थी। राजा का विरोध करने के लिए जनता का साथ मिलता है मेजनी को। जब मेजनी ने राजाओं का विरोध करना चालू किया तो ऐसे में प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया कूद जाता है, और ऑस्ट्रिया जो है क्या करता है, ऑस्ट्रिया यहाँ के जो आंदोलनकारी थे उनको मारता है, और जो जन आंदोलन था राजा के प्रति वो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहीं से खत्म हो जाता है और मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। चलिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं मेजनी के बारे में, मेजनी ने प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण के लिए क्या कदम उठाया भाई? मेजनी के द्वारा उठाया गया कदम प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मेजनी ने ऐसा क्या किया प्यारे बच्चों, मेजनी ने ऐसा क्या किया कि ये इटली का एकीकरण कर पाता भाई। क्या किया इसने? तो इसने प्यारे बच्चों एक गुप्त दल बनाया। गुप्त दल क्या था भाई? एक कार्बोनरी नामक प्यारे बच्चों इसने संगठन बना दिया। मेजनी ने क्या किया, कार्बोनरी नामक संगठन बनाया। कब बनाया आप लोग इसको कमेंट करके बताओ कि मेजनी ने कार्बोनरी नामक संस्था का गठन प्यारे बच्चों कब किया? तो इसने क्या किया, एक गुप्त दल का गठन किया और राष्ट्रवादियों द्वारा यह किया गया था इसका निर्माण। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कार्बोनरी क्या थी प्यारे बच्चों। कार्बोनरी जो ये संगठन बनाया गया था ना, इस संगठन में मेजनी ने अपने यहाँ नवयुवकों को सम्मिलित किया। ये क्या थी, नवयुवकों को इसने सम्मिलित किया अपनी सेना में। ये समझ लीजिए एक सेना थी प्यारे बच्चों, इसने क्या किया, सम्मिलित किया। ठीक है जितने बच्चे 1810 बता रहे हैं भाई वो सब सही है। 1810 में प्यारे बच्चों इसने क्या किया था, गठन किया। ठीक है कार्बोनरी का। तो ये क्या कर रहा था, नवयुवकों को भर्ती कर रहा था। और प्यारे बच्चों जो राजतंत्र के समर्थक थे, जो विदेशी सेनाएं जो है इटली में थी, उनको ये लोग जाकर प्यारे बच्चों गुप्त तरीके से जाकर मारते थे। और इन्होंने जो पद्धति अपना रखी थी, ये जो सेना थी इनकी कार्बोनरी, जो मेजनी की सेना थी, इसके जो सैनिक थे प्यारे बच्चों, ये गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला जानते हो ना? हाँ गुरिल्ला जानते हो ना प्यारे बच्चों? गुरिल्ला युद्ध नीति क्या होती है पता है? गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति। ठीक है इसे ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, छापा मार। इसे ही क्या कहा जाता है,
छापामार युद्ध नीति। ठीक है, छापामार युद्ध नीति। प्यारे बच्चों, भारत में इस नीति का प्रयोग पता है मराठाओं ने भी किया था। मराठा साम्राज्य था ना। देखो जरा, जैसे अभी मान लो ये सेना इधर से जा रही है, ये सेना प्यारे बच्चों, यहाँ के नन्हे मुन्ने ये सैनिक जा रहे हैं, मान लो ये जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आस पड़ोस में प्यारे बच्चों होते थे जंगल। इसके आस पड़ोस में क्या होते थे? आस पास में होते थे जंगल। ठीक है, इसके आसपास में होते थे जंगल। तो इनके जो सैनिक होते थे कार्बोनरी के, जो कार्बोनरी के सैनिक होते थे ना, यहीं पर छिपे रहते थे और अचानक से प्यारे बच्चों पेड़ से कूद कूद कर क्या करते थे? अटैक कर देते थे। और यही कहलाती थी छापामार युद्ध नीति या फिर गुरिल्ला युद्ध नीति। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, आप सभी को छापामार या गुरिल्ला युद्ध नीति प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? कार्बोनरी एक गुप्त संस्थान थी जिसकी स्थापना 1810 में हुई थी। हाँ भाई, लव यू दीपू भैया। ओके भाई, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है ना, तुम्हारा मैं नाम ले रहा हूं और जितने मेरे भैया और मेरे बहन देख रही होंगी ये बार बार कह रहे हैं कि अपना नंबर खुद ले रहे हैं भैया। लव यू दीपू भैया, लव यू दीपू भैया। अपना नाम बताओ, ऐसे कौन बोलता है भाई? अपने आप को कोई ऐसा बोलता है आई लव यू टू? खुद को बोलता है कोई? लेकिन मेरी दीदी ने ऐसा काम कर दिया है कि मुझे नाम लेना ही पड़ रहा है, लव यू दीपू भैया। चलो थैंक यू सो मच। चलो अभी समझो बात को, ये समझ में आया भाई कि जो ये प्यारे बच्चों मेजनी का कार्बोनरी संगठन था ना, मेजनी ने कार्बोनरी संगठन का गठन किया था ताकि इटली के एकीकरण में जो बाधाएं आ रही हैं उसको हम दूर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र यानी कि राजा की व्यवस्था को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना कराया जाए। राजा की शासन व्यवस्था को समाप्त करके किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए भाई? तो स्थापित हो जाए प्यारे बच्चों गणतंत्र। बोलो सभी को समझ में आई बात? यस या नो? और बच्चों कैसे हो सब? शुभम पांडे, हाँ सब सही है। ठीक है, सब सही है, एकदम स्वस्थ है, सब एकदम मस्त है, सब मौज कर रहे हैं। और आप तो मौज कर ही रहे होंगे, हमको पता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग चर्चा करें प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है, मेटरनिख के दमन के बारे में। प्यारे बच्चों, मेटरनिख कैसे हारा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मेटरनिख कैसे हारा प्यारे बच्चों? तो यहां पर क्या हो गया था? ऑस्ट्रियाई हस्तक्षेप। देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया था? दबा दिया था। क्या कर दिया था प्यारे बच्चों? जो ये आंदोलन इटली में हो रहा था, जो मेजनी जिसका प्यारे बच्चों जिसका नेतृत्व कर रहा था, मेजनी जिसका नेतृत्व कर रहा था, उस आंदोलन को दबा दिया जाता है। किसके द्वारा? मेटरनिख के द्वारा। ठीक है, और मेजनी क्या कर जाता है प्यारे बच्चों? मेजनी को इटली से क्या कर जाता है? पलायन करना पड़ता है। किसके कारण प्यारे बच्चों? मेटरनिख के कारण। मेटरनिख के कारण प्यारे बच्चों क्या होता है? मेजनी को पलायन करना पड़ता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एकीकरण की दिशा के बारे में, भाई एकीकरण की दिशा के बारे में बात करूंगा। ये जो इटली का एकीकरण हो रहा था, इससे क्या हुआ भाई? प्रथम चरण में अभी तक हमने, अगर हम लोग बात करेंगे इटली के प्रथम चरण में, ठीक है, इटली का एकीकरण प्यारे बच्चों 2 चरणों में होता है। अगर मैं प्रथम चरण की बात करूंगा तो इससे क्या हुआ भैया? थोड़ा थोड़ा लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम जगने लगा। थोड़ा थोड़ा लोगों के मन में देश के प्रति क्या आ गया? राष्ट्रीयता का विकास होने लगा, मतलब देश के प्रति प्रेम जगने लगा। अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों नेपोलियन का प्रभाव क्या था भाई? नेपोलियन यानी कि नेपोलियन ने प्यारे बच्चों यहां पर सड़कों का विकास किया था, सड़कों का विकास किया, यातायात का प्रबंध किया, यातायात प्रबंध किया। ठीक है, और प्रबंधन व्यवस्था प्यारे बच्चों किया। तो इसकी वजह से प्यारे बच्चों क्या हुआ था? इटली के लोगों में भी लग रहा था कि अब हम बहुत अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। इनके लोगों में भी, इनके इटली के लोगों के मन में भी देश के प्रति प्रेम जगा। और नागरिक आंदोलन प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया कि 19वीं जो शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों राजा का विरोध जनता स्वयं करने लगी, जनता स्वयं सड़कों पर निकलने लगी। और इसी कारण प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण में ये माना जाता है प्रथम चरण। ठीक है, जल्दी से बोलो, एक बार कमेंट करो प्यारे बच्चों आप सभी लोग, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में, किसके बारे में भाई? द्वितीय चरण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? द्वितीय चरण के बारे में, द्वितीय चरण के बारे में। ठीक है, एकीकरण का द्वितीय चरण। किसका एकीकरण? इटली का। देखो प्रथम चरण में होता क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम चरण में इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं हो पाता है क्योंकि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हो जाता है, मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। अब हम द्वितीय चरण में क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो द्वितीय चरण में हम लोग जानेंगे तो 1800 देखो जन जागरूकता में वृद्धि हो गई। दूसरे चरण में क्या हो गया कि लोगों को लगने लगा अगर अब हम लोगों ने
एक नहीं हुए, अगर हम लोग यानी कि इटली की जनता अब एक नहीं हुई तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण कभी नहीं हो पाएगा। तो दूसरे चरण में प्यारे बच्चों 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता फैलने लगी। और दूसरा है भाई राष्ट्रीयता की भावना। इटली में इन आंदोलनों के कारण राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी, जो एकीकरण के लिए क्या थी भैया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलो अगर मैं बात करूं भाई, अब देखो एक जो प्यारे बच्चों एकीकरण का दूसरा चरण है ना, एकीकरण के प्रथम चरण में आपने किसके बारे में अभी पढ़ा, मेजनी के बारे में पढ़ा, लेकिन द्वितीय चरण जब प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण का आता है तो इसमें प्यारे बच्चों विक्टर एमेनुएल का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसका प्यारे बच्चों, विक्टर एमेनुएल का। ठीक है, ये कहां का शासक था, ये आपसे पूछेगा भाई कि विक्टर एमेनुएल कहां का शासक था। विक्टर एमेनुएल प्यारे बच्चों कहां का शासक था, ये प्रश्न पूछेगा आप सभी से। तो क्या बताओगे भैया कहां का शासक था, तो ये प्यारे बच्चों ये शासक था सार्डिनिया पिडमाउंट का। अभी मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों ये एक राज्य था। ठीक है, ये क्या था, एक राज्य था। और प्यारे बच्चों इसने सबसे पहला और सबसे अच्छा जो कार्य किया पता है क्या किया, मैगी बना के खाया। क्या खाया, मैगी बना के। प्यारे बच्चों इसने सबसे पहला जो सबसे अच्छा कार्य किया ना, इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया प्यारे बच्चों, काउंट काबूर को बना दिया। और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी यही निभाता है। कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप अभी काउंट काबूर के बारे में जानोगे तो आप जान जाएंगे कि इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा जो योगदान विक्टर एमेनुएल को माना जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बात समझ में आ रही है, बोलो सभी लोग भाई, बात समझ में आ रही है। चलो अभी देखो, अगर मैं काउंट काबूर के बारे में बात करूंगा प्यारे बच्चों, काउंट काबूर के बारे में, तो ये क्या था, ये एक कूटनीतिज्ञ और प्यारे बच्चों एक राष्ट्रवादी माना जाता है। कूटनीतिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों शकुनी मामा थे ना, शकुनी मामा को देखा होगा पासा फेंकने में बहुत तेज थे ना, जो मन में बोलेंगे वही आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये भी बहुत कूटनीतिज्ञ था और ये चाहता था कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इटली का एकीकरण करके रहूंगा भैया। तो ये क्या था, एक कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था भैया। मतलब भले ही छल कपट कर रहा था लेकिन इसके मन में अपने देश के प्रति प्रेम भावना थी और ये चाहता था कि हम इटली का एकीकरण कर सके। देखो भाई इटली के एकीकरण में इसने क्या निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो प्यारे बच्चों ये जो प्यारे बच्चों काउंट काबूर था ना, ये जो है सबसे बड़ी बाधा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानता था भैया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया का मतलब भाई इसके चांसलर मेटरनिक को सबसे बड़ी बाधा मानता था। कौन मानता था भैया, काउंट काबूर। कहता था कि अगर हम लोग ऑस्ट्रिया को पराजित कर देंगे, अगर ऑस्ट्रिया को इटली के क्षेत्र से बाहर कर देंगे तो हम लोग ऑस्ट्रिया का एकीकरण कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए क्या किया, प्रयास किया। बोलो सभी को भाई समझ में आई बात, सभी लोग प्यारे बच्चों बोलो बात समझ में आई। और प्यारे बच्चों काउंट काबूर अभी जरा समझो, समझिएगा बात को, मैं समझाता हूं। देखो ये काउंट काबूर था, ठीक है, काउंट काबूर, ठीक है, काउंट काबूर था प्यारे बच्चों। ये समझ लीजिए इटली का है, आपको मैं एक मैप के जरिए समझाता हूँ, ये इटली का है। तो इसने प्यारे बच्चों क्या किया, इससे बड़ा राज्य था, इससे बड़ा राज्य था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इससे बड़ा राज्य था ऑस्ट्रिया, ठीक है। और काउंट काबूर जानता था कि हमेशा हमारे ऊपर आक्रमण करता है जब तक ऑस्ट्रिया की निगाह, ठीक है, जब तक ऑस्ट्रिया की निगाह प्यारे बच्चों काउंट काबूर के ऊपर यानी कि इटली के ऊपर रहेगी, हम कभी भी इटली का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ये भाग के जाता है प्यारे बच्चों किसके पास, ये भाग के जाता है प्यारे बच्चों फ्रांस के पास, फ्रांस के पास जाता है भाग के। और फ्रांस के साथ यानी कि नेपोलियन के साथ प्यारे बच्चों क्या करता है, दोस्ती कर लेता है। नेपोलियन के साथ क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। प्यारे बच्चों पता है फ्रांस एक युद्ध लड़ने जा रहा था, फ्रांस एक युद्ध लड़ने जा रहा था और काउंट काबूर बिना पूछे ही इसका साथ देने के लिए चला गया। पता है मतलब सोचो जरा, बिना बुलाए, फ्रांस के बिना बुलाए ही एक इटली पहुंच गया फ्रांस के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं से काउंट काबूर ने सोचा था कि आज मैं फ्रांस की मदद कर रहा हूं क्योंकि फ्रांस तो शक्तिशाली है, युद्ध में तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन कल को अगर मुझे ऑस्ट्रिया को हराना होगा ना तो फ्रांस मेरे साथ आएगा। और जब प्यारे बच्चों एक मजबूत दोस्त होता है ना,
कमजोर वाला भी क्या होता है, अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। और यही हुआ था प्यारे बच्चों। आगे अभी आप लोग पढ़ोगे भैया, दीपू भैया आप समझाओ, समझ में ना आए ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हाँ ये तो है, दादा की जय हो, दीदी की भी जय हो। चलो चलो अभी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए जो प्यारे बच्चों फ्रांस था ना, फ्रांस लड़ रहा था क्रीमिया का युद्ध, ठीक है, क्रीमिया का युद्ध। प्यारे बच्चों पूछेगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, आप सभी से जो प्रश्न पूछेगा। एक चीज और बता रहा हूं सभी को, जितने भी टाइप के मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताता हूं ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे साथियों आप लोग लिख लिया करो, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न क्या किया करो, ऑब्जेक्टिव वाला लिख लिया करो, और जो सब्जेक्टिव बोलता हूं इसको बनाने का प्रयास किया करो। बहुत जल्द प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए ना एक कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं जहां पर आप सभी लोग सब्जेक्टिव, ठीक है, मैं आप सभी के लिए प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरे ईयर की प्रॉब्लम है प्यारे बच्चे आप सभी के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों चेक करने के लिए एक टीम होगी, ठीक है, चेक करने के लिए प्यारे बच्चों एक टीम होगी, जो कि कौन होंगे बेटा, अध्यापक ही होंगे, जो कि अध्यापक ही होंगे। और ये अध्यापक आपको बताएंगे कि आपका 2 नंबर में से आप लोग कितना पा सकते हो, आप 4 नंबर में से कितना पा सकते हो। ये प्यारे साथियों आप सभी के लिए हमने प्रयास किया है, क्योंकि हमने पूरे साल भर एक ही प्रॉब्लम देखी है अपने बच्चों की कि इनको सब्जेक्टिव में बहुत दिक्कत होती है। तो जरा समझो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों कि क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर की भूमिका क्या थी भाई। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1853 और 54 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो काबूर था ना क्रीमिया के युद्ध में, देखो फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की इसने घोषणा कर दी। फ्रांस ने कहा भी नहीं है भैया आओ हमसे दोस्ती करो, हमारे साथ युद्ध लड़ो, लेकिन नहीं, काउंट काबूर जानता था क्रीमिया एक छोटा सा देश है प्यारे बच्चों, फ्रांस का हम समर्थन कर देंगे तो फ्रांस दोबारा हमारी भी मदद करेगा, क्योंकि फ्रांस शक्तिशाली देश था। और होता भी यही है प्यारे बच्चों, क्रीमिया के युद्ध में क्या होता है, फ्रांस की जीत हो जाती है, फ्रांस की जीत हो जाती है। और पेरिस में, कहां पर प्यारे बच्चों, पेरिस में क्या होता है, युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें पिडमाउंट को भी बुलाया गया। अब समझो पिडमाउंट का मतलब है प्यारे बच्चों, पिडमाउंट का शासक, पिडमाउंट राज्य का शासक कौन था, विक्टर एमेनुअल को भी बुलाया गया। यानी कि प्यारे बच्चों जिससे काबूल की महत्ता बढ़ गई। अब लगने लगा प्यारे बच्चों किसको, विक्टर एमेनुअल को लगने लगा कि हमने अपना प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा चुना हुआ है, क्योंकि पहली बार प्यारे बच्चों किसी सम्मेलन में जो है पिडमाउंट के शासक को बुलाया गया। पिडमाउंट को मानते थे छोटा सा देश है, हम इसको क्यों बुलाएं, लेकिन ये काउंट काबूर की वजह से प्यारे बच्चों फ्रांस ने कहा कि पिडमाउंट के शासक को भी बुलाया जाए शांति सम्मेलन में, क्योंकि ये भी तो युद्ध में शामिल था। चलो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके गुड़िया, चलो फिर अगला हम सोचेंगे यूरोप का ध्यान प्यारे बच्चों। इस सम्मेलन यानी कि शांति सम्मेलन में काउंट काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। कहने का मतलब है ये जो शांति सम्मेलन हो रहा था प्यारे बच्चों, जो पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था ना, इसमें क्या किया गया, जो काउंट काबूर था इसने कहा कि ऐसा भैया ऑस्ट्रिया हमारे ऊपर जबरदस्ती किया है, ऑस्ट्रिया हमारे यहां जबरदस्ती किया हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि हम इटली के अंदर कभी भी इसको घुसने दें। समझ में आई बात, सभी को बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो देखो ये आवाज चेक करिए, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करिए सभी लोग भाई, सभी लोग कमेंट करिए प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है ना सभी को। चलो भाई तो जरा समझिएगा, तो पहली बार क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ये जो पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर कहता है कि जबरदस्ती ऑस्ट्रिया हमारे देश में आकर बैठा हुआ है, हम इसको अपने देश से बाहर मानते हैं, ये गैर कानूनी रूप से हमारे देश में सम्मिलित हुआ है। यही कारण था प्यारे बच्चों कि पूरे यूरोप का ध्यान पहली बार इटली की ओर आकर्षित हुआ कि इटली भी कोई देश है जो इतनी शक्ति रखता है कि ऑस्ट्रिया का विरोध कर रहा है। बोलो जल्दी, समझ में आया भाई, जल्दी से बोलो भाई, सभी को समझ में आया। चलो अभी जरा समझिएगा, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों काउंट काबूर ने क्या क्या कूटनीति को अपनाया भाई, मैंने बोल दिया कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था,
तो इसने क्या क्या प्यारे बच्चों कूटनीति अपनाई, इसकी नीतियां क्या क्या थी? तो इसकी नीति थी प्यारे बच्चों कि अपनी कूटनीति के बल पर इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या को बताया। इसने कभी इटली का नाम ही नहीं लिया। इसने कहा कि ये जो राजतंत्र की व्यवस्था है, जो राजा के शासन की व्यवस्था है, इससे पूरा यूरोप परेशान है। ये मेरे केवल इटली की समस्या नहीं, पूरे यूरोप की समस्या है। इसका निवारण होना चाहिए, राजतंत्र समाप्त होना चाहिए। ये इसने दिमाग लगाया। इसने कभी भी प्यारे बच्चों खुले मंच पर, चाहे वो पेरिस का शांति सम्मेलन हो, चाहे कोई और सम्मेलन हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र का विरोध किया, और इटली के राजतंत्र का नहीं, पूरे यूरोप में राजतंत्र का विरोध किया। अगर मैं बात करूं दूसरा प्यारे बच्चों, नेपोलियन तृतीय से संधि। देखो नेपोलियन तृतीय से प्यारे बच्चों काउंट काबूर क्या कर लेता है? संधि कर लेता है, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। क्या किया इसने प्यारे बच्चों? नेपोलियन तृतीय से संधि कर ली। कौन? काउंट काबूर ने। और कहा कि अगर हम युद्ध करेंगे, भैया अगर इटली ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा तो हे भैया फ्रांस तुम हमारी मदद करना, हे भैया फ्रांस तुम हमारी मदद करना। अब यही था प्यारे बच्चों, नेपोलियन से संधि जब हो गई तो अब प्यारे बच्चों पिडमाउंट को सैन्य समर्थन भी प्राप्त हो गया। फ्रांस की सेना अब लड़ेगी किसके लिए प्यारे बच्चों? इटली के लिए। ये किसकी प्यारे बच्चों नीति थी? ये जो भैया बैठा हुआ है, देखो कितना दिमागी लग रहा है, ये देखने में ही दिमागी लग रहा है, देखने में ही लग रहा है कि एकदम भैया अपनी नीति से ये पागल कर देगा। और प्यारे बच्चों जो ये फ्रांस भी, नेपोलियन तृतीय भी प्यारे बच्चों इतना कमजोर नहीं था। इसने कहा ऐसा है भैया, तुम हमको क्या कर दो, तुम हमको क्या करो, दो राज्य। कौन कौन भैया? नीस और सेवाय। नीस और सेवाय दो रियासत क्या कर दिया इसने? फ्रांस को देने का वादा कर दिया। क्यों दे दिया प्यारे बच्चों? क्यों? देखो जैसे देखो ये इटली है, ये इटली है मान लो, और ये है फ्रांस, ये है फ्रांस, ठीक है। ये मान लो प्यारे बच्चों इटली है और ये फ्रांस है, ठीक है। ये इटली है और फ्रांस है। तो फ्रांस के करीब में प्यारे बच्चों दो राज्य थे, ठीक है। दो राज्य, कौन कौन से दो राज्य प्यारे बच्चों? नीस और सेवाय, नीस और सेवाय, ठीक है। तो इसने काउंट काबूर ने सोचा, काउंट काबूर ने सोचा, ठीक है। जरा मैं आपको सही से मैप बना के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसने सोचा प्यारे बच्चों, अगर मेरे बगल में फ्रांस है तो फ्रांस सटा हुआ जो राज्य है मैं दे दूंगा किसको भैया? मैं दे दूंगा किसको? नेपोलियन तृतीय को। अब देखो काउंट काबूर ने प्यारे बच्चों अपने देश के दो राज्य को दे दिया नेपोलियन को, तो पूरे भैया राज्य में हो गया, इटली में पूरा हो गया। ये जो काउंट काबूर है ना, ये भैया अच्छा शासक नहीं है, ये तो हमारे देश की जागीर को लुटा रहा है, ये अच्छा शासक नहीं है, ये हमारे देश की जागीर को लुटा दे रहा है, क्या अच्छा शासक होगा? लेकिन प्यारे बच्चों ये चाहता था कि फ्रांस अगर हमारे साथ रहेगा, हमने फ्रांस को इतना ज्यादा राज्य दे रखा है, तो कम से कम हम और राज्य को तो क्या कर सके? एकीकरण कर सके, और राज्य तो हमारा एक हो जाए। पहले इसकी दिशा में हम कदम तो उठाएं, बाद में हम नेपोलियन से भी भिड़ लेंगे। इसने ये सोचा था कि भले ही दो राज्य हम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो हमारा इटली है उसका एकीकरण अगर कर लूंगा तो कल को हम नेपोलियन से भी युद्ध लड़ लेंगे, ठीक है। ये इतना दिमाग ही लगाया था बेटा, इतना दिमागदार व्यक्ति था, ठीक है। देखो इसने क्या किया, नीस और सेवाय नामक दो रियासत को फ्रांस को देने को स्वीकार कर लिया। अब ऐसे में प्यारे बच्चों काबूर की बहुत आलोचना हुई। किस लिए काबूर की आलोचना बहुत हुई? क्योंकि प्यारे बच्चों काबूर की आलोचना की गई क्योंकि उसने नीस और सेवाय नामक दो प्रांत को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। भाई किसी के देश में कोई अन्य देश आकर दो, अभी जैसे भारत का है हम लोग बात समझते हैं, जैसे अगर भारत कल को प्यारे बच्चों पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देता है और पाकिस्तान के राज्य को हम लोग जीत लेते हैं तो ये तो युद्ध हो गया। लेकिन पाकिस्तान अपनी मर्जी से कह दे कि ऐसा है भैया पीओके तुम्हारा है, तुम लेके जाओ, अच्छे से खेलो खाओ और मौज में रहो, हम तो वैसे ही भूखमंगे हैं, मर रहे हैं, और पीओके को दे दिया हमको। तो जरा ये समझिए, तो क्या पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का विरोध नहीं करेंगे कि भैया ऐसे कैसे दे दिया आपने, युद्ध भी नहीं हुआ और दे दिया? यही होता है।
यहां पर काबूल की पूरे प्यारे बच्चों इटली में आलोचना होती है कि नेपोलियन तृतीय को इसने हमारे इटली के दो राज्य को सौंप दिया। लेकिन प्यारे बच्चों इस अपनी आप ये जो प्यारे बच्चों काउंट काबूल था ना, ये इसको उपलब्धि मानता है। क्या मानता है? कि मैंने इतना दिमाग लगाया कि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है, तो यह मेरे लिए उपलब्धि ही है। जरा समझिएगा, ठीक है, समझिए। जैसे प्यारे बच्चों अब इस तरीके से मैं समझाता हूं आपको। ये है एक देश प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लो ये क्या है हमारा, ये है इटली, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों? इटली है, ठीक है। अब यहां पर है फ्रांस, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर फ्रांस, ठीक है। यहां पर है फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस है। तो इसने प्यारे बच्चों दो राज्य को दे दिया, दो राज्य को, ठीक है। ये दो राज्य को दे दिया किसके पास? फ्रांस। अब यहां भी फ्रांस आ गया। और ये प्यारे बच्चों क्या था? मध्य इटली था, मध्य इटली, और ये उत्तरी इटली। तो ये कह रहा था कौन? काउंट काबूर कह रहा था, काबूर कह रहा था कि भैया ऐसा है ना, अगर मैंने इटली के उत्तरी और मध्य इटली को भी एक कर दिया तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि यहां पर भले ही फ्रांस बैठा हुआ है लेकिन ये हमसे युद्ध थोड़ा ना करेगा, क्योंकि ये हमारा देश है। जैसे भारत भी देख लो प्यारे बच्चों, भारत हमेशा पाकिस्तान, चीन से, बांग्लादेश से, इनसे भले ही लड़ता रहेगा, लेकिन क्या वो नेपाल से लड़ता है? नहीं लड़ता है नेपाल से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से मानता है कि हमारा दोस्त होगा, है ना। यही कारण है प्यारे बच्चों, इसको लगने लगा कि फ्रांस हमारा तो दोस्त है, फ्रांस से हमारा कभी युद्ध होगा ही नहीं, हम दे देते हैं इसका दक्षिणी। और बाद में प्यारे बच्चों अगर कोई भी ज्यादा 3-5 किया इन्होंने, तो इनको हम कूट देंगे। किसको? फ्रांस को, ठीक है। जरा बताइए समझ में आया भाई? आप सभी को बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी से बोलिएगा, बात समझ में आएगी नहीं? देखो, अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो नेपोलियन था प्यारे बच्चों, नेपोलियन, समझिएगा बात को, नेपोलियन ने प्यारे बच्चों काबूल को समझता था, ठीक है। नेपोलियन ने कहा ऐसा है कि मैं तो अच्छा शासक हूं ही, अगर मान लो तुम्हारे फ्रांस इटली की जनता, अगर इटली की जनता ये मान जाती है, हम वोटिंग कराएंगे इटली की जनता को, जो हमने दो राज्य लिया भी है, हम वोटिंग कराएंगे। अगर मान लीजिए वोटिंग के समय काउंट काबूल का समर्थन देती है जनता, तो मैं छोड़कर देश चला जाऊंगा। कौन कहता है? ये नेपोलियन कहता है। तो देखो, काबूल की कूटनीति और जनमत संग्रह प्यारे बच्चों, क्योंकि नेपोलियन और काउंट काबूल के बीच में ये बात होती है कि अगर फ्रांस यानी कि नेपोलियन कहता है कि अगर भैया तुम्हारे यहां लोग वोटिंग कर दें कि क्या नेपोलियन का शासन चाहते हैं कि काउंट काबूल का शासन चाहते हैं, अगर लोगों ने काउंट काबूल के शासन को स्वीकार लिया तो मैं चला जाऊंगा देश छोड़कर। तो देखो, काउंट काबूल ने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर फ्रांस को निष्क्रिय रहने के लिए राजी किया, ठीक है। सेवाय प्रदेश दे दिया और कहा कि ऐसा है कि तुम भैया कुछ भी युद्ध मत लड़ना। और जनमत संग्रह की शर्त क्या थी? नेपोलियन ने विलय में होने वाले राज्यों में जनमत संग्रह कराने की शर्त रखी, जिसे काबूल ने स्वीकार कर लिया कि हम तो जान ही रहे हैं कि हमारे देश की जनता है, वोट हम ही को देगी, ऐसा है, हमारी दोस्ती भी बरकरार रहेगी और हमारा क्या होगा? एकीकरण भी हो जाएगा। देखो, तो 1860-61 में काबूल ने रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया। किसको बेटा? रोम को छोड़कर, जो कि इटली की राजधानी थी, उसको नहीं मिला पाया क्योंकि वहां पर पोप का शासन था। और ऑस्ट्रिया और फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन देने के भय से कोई नहीं कदम उठा पाया भाई, ठीक है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन भी मिल गया था, इसीलिए कोई भी अपना कदम नहीं उठा रहा था, सभी डर के वश थे। जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बोलो, कमेंट करो, इटली का एकीकरण आप सभी को समझ में आ रहा है? अभी देखिएगा प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति और नाम दिया जाता है। इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का नाम और आता है। इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का और नाम लिया जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? गैरीबाल्डी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? गैरीबाल्डी के नाम से जानते हैं। और ये प्यारे बच्चों आपसे पीछे पूछता है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका पेशा क्या था प्यारे बच्चों? शुरुआत में एक नाविक था। ये गैरीबाल्डी का अगर पेशे की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो शुरुआत में ये क्या था? एक नाविक था। क्या था भैया? एक नाविक था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है,
बहुत अच्छे से आ गया भैया, सानवी यादव, गैरीबॉल्डी। चलिए अभी जरा बात को समझो भाई। तो देखो गैरीबॉल्डी क्या था प्यारे बच्चों, एक सैन्य और महान सैन्य नेता था जिन्होंने दक्षिणी इटली को एकजुट करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई उत्तरी इटली देखो, उत्तरी इटली और मध्य इटली प्यारे बच्चों, इसके लिए कौन था? अभी आपने काउंट काबूर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? काउंट काबूर के बारे में। लेकिन अगर दक्षिणी इटली का एकीकरण प्यारे बच्चों कौन करेगा? तो आता है प्यारे बच्चों गैरीबाल्डी का नाम। ठीक है, अभी देखो गैरीबाल्डी ने प्यारे बच्चों दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के तहत विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। दक्षिणी इटली में प्यारे बच्चों किसका शासन था? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक प्यारे बच्चों नाविक था, इसने अपनी सैन्य शक्तियों के द्वारा क्या किया? दक्षिणी इटली को जीत लिया, लेकिन बिना किसी शर्त के किसको दे दिया प्यारे बच्चों? पिडमाउंट। किसको दे दिया? विक्टर एमेनुएल को। विक्टर एमेनुएल को क्यों दे दिया प्यारे बच्चों? क्योंकि विक्टर एमेनुएल कहीं ना कहीं से गणतंत्र की ही स्थापना और इटली का एकीकरण चाहता था। अभी यहां पर प्यारे बच्चों इन दोनों में किसका शासन है? तो एमेनुएल का है। जरा समझो, मैं समझा देता हूं नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो यहां पर भाई ये हो गया उत्तरी इटली, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया मध्य, ठीक है, ये हो गया मध्य। इन दोनों में प्यारे बच्चों काउंट काबूर का शासन था। अगर काउंट काबूर प्यारे बच्चों किसके लिए काम कर रहा था? तो ये कर रहा था प्यारे बच्चों विक्टर एमेनुएल के लिए, विक्टर इमैनुएल के लिए कार्य कर रहा था। ठीक है, इनके लिए कार्य कर रहा था। तो कहीं ना कहीं से भाई इन्हीं का शासन था। और दक्षिणी इटली में प्यारे बच्चों, दक्षिणी इटली में किसका शासन था? तो आप कहोगे दक्षिणी इटली में किसका शासन था प्यारे बच्चों? तो ये था भैया गैरीबाल्डी का। तो गैरीबाल्डी कह रहा था भैया तुम इटली का एकीकरण कर दो, हम तुमको दक्षिणी इटली भी सौंप दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहां तक शासन किसका आ गया? विक्टर एमेनुएल का आ गया। बिना किसी शर्त के इसने क्या कर दिया? सौंप दिया प्यारे बच्चों अपनी पूरा दक्षिणी इटली। किसको सौंप दिया? विक्टर एमेनुएल का, ताकि इटली का एकीकरण हो सके। इसके बाद प्यारे बच्चों जो गैरीबाल्डी था प्यारे बच्चों एक किसान भी था। इसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने के लिए अग्रसित हो गया। इसने कहा कि ऐसा है भैया, अब तो हमने अपना जो हमारा काम था, जो हमारा प्रमुख कार्य था, हमने उसको सौंप दिया। किसके पास? हमने सौंप दिया भैया किसके पास? विक्टर एमेनुएल के पास। अब मैं एक किसान की भांति अपना जीवन जीऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। चलो ये सभी को समझ में आ गया भैया? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, सभी को समझ में आया? देखो इटली का एकीकरण प्यारे बच्चों पूरा नहीं हो पाता है। इटली का एकीकरण की दिशा में कदम, दूसरा चरण चल ही रहा था, कदम उठ ही रहा था कि ऐसे में प्यारे बच्चों काउंट काबूर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, काउंट काबूर की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? मृत्यु हो जाती है। देखो 1862 में दुर्भाग्यवश काबूर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और वह पूरे इटली का एकीकरण होते नहीं देख पाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे एकीकरण की प्यारे बच्चों, तो 1871 में एकीकरण होता है। तो ये अपनी आंखों से प्यारे बच्चों जो इसने सपना देख रखा था कि मैं इटली का एकीकरण होते हुए देख पाऊंगा, इसी की नीति के चलते प्यारे बच्चों उत्तरी से लेकर दक्षिणी इटली जो एकीकरण हो पाया, लेकिन ये अपनी आंखों से नहीं देख पाता है क्योंकि इसके पहले ही मृत्यु हो जाती है। और एक युद्ध होता है प्यारे बच्चों, किसके किसके बीच में भाई? फ्रांस और प्रशा के बीच में प्यारे बच्चों। ठीक है, फ्रांस, और जब फ्रांस से अगर युद्ध छिड़ रहा है भाई, देखो 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव ही नहीं था। भाई कैसे संरक्षण प्रदान करेगा पोप को? तो पोप क्या करता है भैया? देश छोड़कर भाग चल जाता है। अब मध्य इटली भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? स्वतंत्र हो गया। अब पोप जो है वहां पर रहा ही नहीं। देखो विक्टर इमैनुएल ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। कहा कि भैया इनका राजा का महल है, चलो हम इनको छोड़कर बाकी इटली को इसने मिला लिया। तो विक्टर इमैनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी को घोषित कर दिया। क्या कर दिया भाई? राजधानी, उसे अपनी राजधानी बना लिया। अगर हम लोग प्यारे बच्चों इटली के पूर्ण एकीकरण की बात करेंगे, तो पूर्ण एकीकरण प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए भाई। क्या बात है, आप लोग संख्या को भी बढ़ाओ प्यारे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है ना? खुर्शीदा आलम, हाँ भाई खुर्शीदा,
बेकार है साइंस पढ़ना। अच्छा गुड़िया, कुमार सचिन, चलो। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये तीनों के तीनों प्यारे बच्चों क्या थे, एकीकरण के मसीहा थे। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी और प्यारे बच्चों विक्टर एमेनुएल। एक एक पॉइंट में बातें लिखी है मैंने, याद कर लो। मेजनी, राष्ट्रवादी नेता मेजनी के विचारों ने इटली के एकीकरण की नींव रखी थी। और काउंट काबूर प्यारे बच्चों, काबूर की कूटनीति ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो गैरीबाल्डी था प्यारे बच्चों, इसके सैन्य अभियानों ने दक्षिणी इटली को एकजुट करने का प्रयास किया। और विक्टर एमेनुएल जो थे प्यारे बच्चों, विक्टर एमेनुएल ने इटली के एकीकरण को क्या किया था, पूरा किया था। अगर हम लोग एकीकरण की बात करेंगे भैया, कब हुआ था, 1871 में। क्या बताओगे, 1871 में प्यारे बच्चों, ठीक है। 1871 में इटली का एकीकरण जो होता है वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, पूरा हो जाता है। जल्दी से कमेंट करो, विपिन सर को दिखाएं सर। भैया देखो, मैंने एक चीज बताया आप सभी से, हम सब आपको पढ़ाएंगे, इतना ही बोला है ना। थोड़ा सा भरोसा रख लो प्यारे बच्चों, आप लोग कसम से बता रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मतलब कुछ परिस्थितियां कभी ऐसी हो जाती है ना, कहने को नहीं बनता है प्यारे बच्चों। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको आके दिखावा करते हैं और कहेंगे कि हम तो भैया बिहार के हित के बारे में सोचते हैं, बिहार के हर गरीब बच्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों वो अपने हित के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जिनके बारे में भी जो भी कहा जाए वो शायद कम ही है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि उन व्यक्तियों के बारे में ना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इनके काम ऐसे हैं प्यारे बच्चों जिसकी वजह से बोलना पड़ता है, ठीक है। सच बता रहे हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कौन सा बुरा काम कर रहे हैं हम, हाँ। जो मतलब कुछ भी हो जाता है, लगेगा कि आपको आपके सामने कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। हम बुरा काम कौन सा कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है प्यारे बच्चों, आप लोग खुद से कमेंट कर दो। क्या आपको पढ़ाना गलत काम है, क्या आपके हित में सोचना अच्छा काम है, क्या गलत काम है, क्या आपके लिए मेहनत करना गलत काम है। हमने कौन सा आपसे बोल दिया कि भैया पूरी जागीर हमारे नाम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब लोग प्यारे बच्चों ना ऐसे आ जाते हैं और ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं ना, तब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। इसका पीडीएफ भेजिएगा 160 क्वेश्चन, ठीक है भैया, कौन भेजेंगे। चलो, ये बात समझ में आई भाई। अभी हम लोग बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। भाई देखो, जर्मनी का एकीकरण भी जैसे इटली का एकीकरण समझा। एक बार जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो कि आप लोग इटली का एकीकरण समझ पाए। जल्दी से बोलो। दीपक यादव, सानवी, स्टूडेंट, रामायण। चलो देखो, इटली के एकीकरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इटली के एकीकरण, ठीक है, इटली के एकीकरण, इसके संबंधित जो भी प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों, आप लोग जान लीजिएगा। इटली के एकीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है ना, इसको भी जान लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो, इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहला जो कदम उठाता है वो कौन उठाता है, मेजनी उठाता है प्यारे बच्चों। इसने कार्बोनरी नामक संगठन का गठन किया था, कार्बोनरी नामक संगठन का गठन किया था 1810 में। और उसके बाद प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के चलते इसको देश छोड़कर भागना पड़ता है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कौन आ जाता है, जो सार्डिनिया पिडमाउंट था, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बन जाता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बन जाता है कौन, शासक बन जाता है प्यारे बच्चों विक्टर एमेनुएल, ठीक है। शासक कौन बन जाता है, विक्टर एमेनुएल बन जाता है, विक्टर एमेनुएल बन जाता है। और अपना प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों किसको नियुक्त कर देता है, काउंट काबूर को नियुक्त कर देता है, काउंट काबूर को नियुक्त कर देता है। काउंट काबूर के नेतृत्व में प्यारे बच्चों क्या होता है, काउंट काबूर के नेतृत्व में क्या होता है, ये फ्रांस से दोस्ती कर लेता है, फ्रांस से दोस्ती कर लेता है, फ्रांस से दोस्ती कर लेता है। और दक्षिणी इटली के दो राज्य को प्यारे बच्चों, दो राज्य को क्या कर देता है, सौंप देता है फ्रांस को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देता है, जिसमें इसका साथ कौन देता है भाई, फ्रांस देता है। और ऑस्ट्रिया भी क्या होता है, इससे पराजित हो जाता है, ऑस्ट्रिया भी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। 1862 में प्यारे बच्चों क्या होता है, 1862 में मृत्यु हो जाती है काउंट काबूर की, काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे दक्षिणी इटली में प्यारे बच्चों, अभी दक्षिणी इटली और मध्य इटली में प्यारे बच्चों पोप का शासन चल रहा था। तो दक्षिणी इटली में प्यारे बच्चों गैरीबाल्डी आ जाता है और सैन्य बल के अनुसार क्या करता है,
दक्षिणी इटली पर विजय प्राप्त कर लेता है। दक्षिणी इटली को विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिणी इटली पर विजय प्राप्त कर लेता है, दक्षिणी इटली पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन प्यारे बच्चों? गैरिबाल्डी, ठीक है, पर विजय प्राप्त कर लेता है। और दक्षिणी इटली को प्यारे बच्चों ये फिर सौंप देता है किसके हाथ में? विक्टर एमानुएल के हाथ में। विक्टर इमानुएल के हाथ में सौंप कर प्यारे बच्चों क्या कर लेता है? विक्टर इमानुएल के हाथ में सौंप कर कहता है कि तुम इसको संभालो भैया, तुम इटली का एकीकरण करो, हम अपना एक किसान की भांति जीवन जिएंगे, ठीक है, अपने किसान की भांति क्या करेंगे भैया? जीवन जिएंगे। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? पोप का जो शासन होता है ना, पोप का जो शासन होता है, पोप का शासन जो होता है वो भी क्या होता है? विक्टर एमानुएल प्यारे बच्चों इस पर आक्रमण करके पोप का शासन समाप्त कर देता है। और मध्य इटली पर भी क्या होता है? मध्य इटली पर भी विक्टर इमानुएल का क्या आ जाता है? विक्टर इमानुएल का शासन आ जाता है। और 1871 में प्यारे बच्चों इटली का एकीकरण क्या हो जाता है? एकीकरण इटली पूरा होता है, ठीक है, पूरा हुआ। जो लोग बोलो जल्दी से प्यारे बच्चों आप सभी को, ये जो मैंने वन शॉट में अभी थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर मैंने इटली का एकीकरण आपको समझाया, क्या समझ में आ गया? 1 घंटे की बात जो 1 मिनट में समझे, समझ में आया? जल्दी से बोलो, कमेंट करो। चलिए भाई, अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण की प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ा नाम आता है बिस्मार्क का। बिस्मार्क क्या था प्यारे बच्चों? इसके बारे में याद रखिएगा। बिस्मार्क प्यारे बच्चों एक पहले शुरुआत में ना ये निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। क्या निरंकुश राजतंत्र? मतलब जो पुरानी राजा वाली व्यवस्था थी उसी का समर्थक था कि राजा जैसा है जिसके ऊपर कोई, मतलब राजा ऐसा हो जिसके ऊपर जनता अपना दबाव न बना पाए। मतलब इसके कहने का मतलब था कि राजा इस प्रकार से होना चाहिए कि जनता कभी भी जनता के दबाव में कार्य न करे, अपनी मर्जी से कार्य करे। तो क्या था प्यारे बच्चों? बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व था और हीगेल के विचारों से प्रभावित था। प्यारे बच्चों ये प्रश्न पूछता है कि जो बिस्मार्क था किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक करता था और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध था। चाहता था कि ऐसा है कि हम जो राजा लोग हैं ना, राजा ही क्या कर पाएंगे? जर्मनी का एकीकरण कर पाएंगे। और दूसरा है प्यारे बच्चों, इसने कौन सी नीति अपनाई थी? ये प्रश्न पूछता है। इसने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है ना, तो हमें या तो लोगों का रक्त बहाना होगा, हमें लोगों का रक्त, यानी कि प्यारे बच्चों जितने भी जर्मनी के एकीकरण की जो अवरोध हैं, जो भी जर्मनी का एकीकरण होते नहीं देखना चाहते हैं, उनका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? रक्त बहाएंगे। हम लोग उनको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग उनको प्रताड़ित करेंगे। तो देखो बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था कि सैन्य शक्ति के माध्यम से ही एकीकरण संभव है। और इसने प्यारे बच्चों अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। कहा कि जर्मनी के जितने भी सैनिक होंगे, जितने भी नागरिक होंगे, वो सब के सब सैनिक वाली ट्रेनिंग लेंगे। जर्मनी के जितने भी नागरिक होंगे वो सब को सब क्या करेंगे? सैनिकों जैसे ट्रेनिंग लेंगे। अगर कभी भविष्य में जर्मनी को युद्ध करना पड़ा इसके एकीकरण के लिए, तो सारे के सारे युवा इसमें शामिल होंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि जर्मनी में सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू की? तो क्या बताओगे? बिस्मार्क ने। और इसने प्यारे बच्चों क्या अपनी कूटनीति अपनाई? तो 1830 के ऑस्ट्रिया और प्रसा के संधि का विरोध किया इसने। 1830 में प्रसा और प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया की संधि हुई थी, इसने विरोध किया, जिसने प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना चाहिए था। इसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण भावना और मजबूत होगी भैया, ठीक है। अगर मैं बात करूं जर्मनी के एकीकरण की भैया, ठीक है, अगर मैं जर्मनी के एकीकरण की बात करूंगा तो 1871 में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर उभरा और विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का पहला सम्राट घोषित किया गया। और वर्साय के दर्पण के कक्ष, मतलब जो वर्साय के प्यारे बच्चों जो वर्साय का महल था, इसमें क्या हुआ? उनका राज्याभिषेक हुआ। किसका राज्याभिषेक? विल्हेम प्रथम का प्यारे बच्चों। और जो नया जर्मनी का गठन किया गया प्यारे बच्चों, नवगठित जर्मन साम्राज्य में 25 राज्य थे और 3 स्वतंत्र नगर शामिल थे, जिन्हें एक संघीय ढांचे के अंतर्गत एकीकृत किया गया। और बिस्मार्क को साम्राज्य का पहला चांसलर नियुक्त किया गया, क्योंकि प्यारे बच्चों जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो कहीं ना कहीं से किसके तहत हुआ? तो प्यारे बच्चों ये हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में, इसीलिए बिस्मार्क को जर्मनी का पहला चांसलर भी नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों एकीकरण का परिणाम क्या हुआ भाई? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसका परिणाम क्या निकला? तो भैया जो 300 छोटे राज्य थे ना, जो 300 राज्य थे,
जो 300 राज्य थे ना, जो 300 राज्य थे, इनका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। मतलब जो 300 छोटे बड़े राज्य थे, इनको विलय करके क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों, एक मजबूत केंद्रीय शासन के अधीन कर दिया गया। और दूसरा क्या हुआ प्यारे बच्चों, जर्मनी में जो भी उद्योग लगे थे, उनमें भी 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और 1871 में प्यारे बच्चों औपचारिक एकीकरण के साथ जर्मनी में एक नए युग की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये था जर्मनी का एकीकरण। देखो यूनान के बारे में प्यारे बच्चों, अगर मैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करूंगा ना, तो आपकी परीक्षा में यूनान से संबंधित 2 प्रश्न पूछते हैं। क्या देखिएगा, 2 प्रश्न आप सभी का छूट रहा था। क्या प्यारे बच्चों, पहला तो ये पूछता है भैया कि यूरोपवासियों को साहित्य का ज्ञान, यूरोपवासियों को किस देश से साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, किस देश से साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूनान से ही प्यारे बच्चों यूरोप वासियों को क्या हुआ, साहित्य विज्ञान का ज्ञान मिला। अगर दूसरा प्यारे बच्चों पूछूंगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, जल्दी से इसका कमेंट करके आप जवाब दोगे प्यारे बच्चों। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दोगे, किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्यारे बच्चों इसका आप लोग जवाब दोगे। मुझे पता है कि सबको ये पता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आज मैंने पढ़ा है इटली का एकीकरण और दूसरा जर्मनी का एकीकरण। ये दोनों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक कमेंट प्यारे बच्चों आप सभी लोग जरूर करिएगा। आप सभी के कमेंट्स को देखकर ना बहुत मन में प्रसन्नता मिलती है और मुझे इतनी खुशी होती है कि कल मैं फिर आपके सामने आ सकूं और इतनी एनर्जी के साथ इतनी देर तक पढ़ाते रहूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक, शेयर और कमेंट की वजह से होता है, क्योंकि मुझे प्यारे बच्चों आपका इसी के माध्यम से ही दिखाई देता है। बस आप लोगों से इतना ही प्रार्थना है कि ऐसे ही अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कल आप लोगों ने प्यारे बच्चों इस चैनल को 1000 का पहुंचाया, इतनी खुशी थी, खुशी में नींद नहीं आ रही थी। लेकिन क्योंकि ये आपका परिवार है तो आपको भी इतनी खुशी थी। मैंने एक चीज देखा है कि सारे मेरे साथी लोग, छोटे भाई बहन, सब लोग बहुत खुश थे और कह रहे थे कि भैया आज अपना परिवार 1000 का हो गया। क्योंकि प्यारे बच्चों पता है इस परिवार के सबसे पहले मेंबर आप हो, इस परिवार के सबसे पहले मेंबर आप हो, इसलिए आप सभी को बहुत खुशी थी और आपको खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब भरपूर तरीके से एंजॉय करिए लाइव को। जब हम क्लास में लाइव आ जाए तो लाइव भी आ जाइए और अब ऐसे ही अपने परिवार को खूब आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय